नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार में पहले चरण के चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान पर। बिहार में आजादी के बाद की सबसे अधिक यानी बम्पर वोटिंग इस बार पहले चरण में होती हुई नजर आई है। 121 सीटों पर करीब 3,75,00,000 मतदार थे और उनमें 64.69% मतदाताओं ने वोट डाला है और इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक 69% महिलाओं ने वोट डाला है, जबकि 61% पुरुषों का वोटिंग हुआ है। हालांकि संख्या में पुरुष वोटर ही आगे है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के आंकड़े कल शाम में जब से आए हैं तभी से एनडीए और महागठबंधन के नेता इसे अपने हक में मिला मतदान मान रहे हैं। आज पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट यह बताता है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर ही भरोसा किया है। उधर महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि यह बदलाव के लिए दिया जा रहा मतदान और जनादेश है, यानी यह वोटिंग जनादेश इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार में बदलाव की उम्मीद है। दोनों पक्षों की ओर से बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके समर्थन में सहूलियत वाले आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं आंकड़ों और फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। बिहार में अगर बम्पर मतदान हुआ तो क्या नीतीश की वापसी तय है? क्या बम्पर मतदान हुआ तो बदलाव तय है, या फिर 10,000 नकद की प्राप्ति और 2 करोड़ नौकरी के वादों ने कुछ ऐसा कमाल किया है कि जिसके वजह से बम्पर वोटिंग यहां पर होती हुई नजर आ रही है। इन तमाम कारणों पर विशेष मेहमानों और चुनावी विश्लेषकों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार में नेताओं ने चाहे भले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार न किया हो, लेकिन वोटर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद अब दूसरे चरण की होड़ है और दोनों ही गठबंधनों का दावा है बढ़ी हुई वोटिंग का मतलब उनकी जीत है। 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। 14 तारीख परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में अब एनडीए की मजबूत सरकार इस बार बनने जा रही है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सरकार पर लोगों का विश्वास है और फिर से एनडीए का भारी बहुमत से सरकार बनेगी। नेताओं के दावों की होड़ अलग और आंकड़ों की जुबान अलग। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में पहले चरण में 18 जिलों की जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई, उन पर कुल मतदाता 3.75 करोड़ थे, जिनमें से 64.69% यानी 2.42 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाला है। इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर नेता, विश्लेषक और चुनावी पंडितों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उनमें एक दावा यह है कि एसआईआर के बाद वोट घटे तो मतदान प्रतिशत बढ़ गया। एक दावा यह कि छठ में आए प्रवासी बिहारी इस बार ठहरे और मतदान किया। एक दावा है कि यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत बदलाव के लिए दिया जा रहा जनादेश है। एक दावा यह है कि बढ़ा हुआ मतदान सुशासन और विकास की सरकार की वापसी की गारंटी है। एक दावा यह भी कि महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए नकद ने कमाल किया और महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। एक दावा यह भी कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी के दावे के असर में नौजवानों ने वोट डाल दिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फायदा बिहार को मिल सके, इसलिए हाई परसेंटेज वोटिंग की है। ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में, कल के रिजल्ट में लोगों ने। लेकिन बढ़ा हुआ मतदान क्या संकेत देता है? इसे आंकड़ों की नजर से देखा जाए तो एक ट्रेंड ये नजर आता है कि बिहार में पहले चरण की जिन 121 सीटों पर वोटिंग हुई है, उन 121 सीट पर 2015 में 1,89,04,787 वोट पड़े थे। 2020 में इन्हीं 121 सीटों पर 2,07,09,219 वोट पड़े थे और 2025 में जब 2,42,00,000 से ज्यादा वोट पड़े, इस लिहाज से 2020 की तुलना में 2025 में 35,58,136 अधिक वोट पड़ता है, जिसे 121 सीटों में औसतन देखा जाए तो हर सीट पर 29,406 अधिक वोट पड़े और 2020 की तुलना में करीब 8.5% ज्यादा। चुनाव नतीजों के ट्रेंड के हिसाब से सत्ता के फैसले का रिकॉर्ड देखें तो एक ट्रेंड यह भी दिखता है
कि जब जब बिहार में 60% से अधिक वोटिंग हुई तो सत्ता में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आई। जब जब बिहार में 5% से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सत्ता बदल गई। मिसाल के तौर पर देखें तो 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा, 7% वोटिंग ज्यादा हुई, कांग्रेस की सरकार चली गई। फिर 1977 के चुनाव में 50.5% के मुकाबले 1980 में 57.3% यानी 6.8% ज्यादा वोटिंग हुई और सरकार बदल गई। इसके बाद 1985 के 56.3% के मुकाबले 1990 में 5.8% अधिक बढ़कर 62% मतदान हुआ और सत्ता बदल जाती है। इसके बाद से लगातार 3 चुनावों तक बिहार में 60% से अधिक वोटिंग प्रतिशत रहा और लालू प्रसाद यादव सत्ता में बने रहे। जो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अपने अनुभव का एनालिसिस पॉलिटिकल कर रहे हैं, सबका कैलकुलेशन फेल हो। और मैं कल कह रहा था कि वो लोग एक व्यक्ति थे जिनके कई बच्चे थे, जोड़ लिए कि इतना, कोई 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है, एवरेज निकाल लिए और नदी में 3 गो बच्चा डूब गया। इन लोगों का लुटिया डूब चुका है फर्स्ट पेज में, और औंधे मुंह गिरेंगे 14 तारीख को। ज्यादा मतदान से सत्ता में बदलाव की दलील दे रहे महागठबंधन के नेताओं के लिए एक आंकड़ा यह भी है कि 2005 में 45.8% ही मतदान हुआ जब नीतीश की सरकार बनी। फिर 2010 में 7% अधिक 53% मतदान हुआ, लेकिन सत्ता नहीं बदली। 2015 में फिर पिछली बार के मुकाबले करीब 4% अधिक 56.6% वोटिंग हुई, लेकिन सत्ता में नीतीश ही रहे, भले साथ लालू का लिया हो। पिछले 3 चुनावों में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के आंकड़ों से लगता है वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा नीतीश सरकार को मिलता रहा है, लेकिन तब मतदान प्रतिशत में इजाफा 2 से 3% का था, इस बार 8.5% का है। तो क्या इसके पीछे महिला और युवा वोट का असर है? क्योंकि सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक इस बार बिहार में 121 सीटों पर हुए मतदान में कुल महिला वोटर में से 69% में मतदान किया, पुरुष में से 61% में। फिर भी पुरुष वोटर की संख्या महिला वोटर से 12,000 ज्यादा रही। कुछ चुनाव विश्लेषकों का यह भी मानना है कि महिलाओं में अधिक मतदान प्रतिशत के पीछे नीतीश सरकार में 1.5 करोड़ महिलाओं को दी गई 10-10 हजार रुपए की रकम हो सकती है, या फिर तेजस्वी की सरकार बनने पर 14 जनवरी को दी जाने वाली 30,000 रुपए की एकमुश्त राशि का वादा। फिलहाल सारे आंकड़ों और अनुमानों की उड़ान 14 नवंबर तक जारी रहेगी। तब तक दूसरे चरण के रण में सभी दलों के नेता जी जान से लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। तो इस बार कई लोग कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में प्रचार बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज नहीं रहा, लेकिन अगर देखें तो वोटर्स का परफॉर्मेंस, मतदाताओं का परफॉर्मेंस काफी हाई वोल्टेज रहा है और काफी उत्साह भरा रहा है। लेकिन यह किस वजह से रहा है और इसका असर चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर के, अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, कमेंटेटर, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इनके भी हर हफ्ते पोल यहां पर आते रहे हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल दरअसल ये बंपर वोटिंग की वजह से बार बार उठाए जा रहे हैं और कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, लेकिन 3 सवालों से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या बंपर मतदान से एक बार फिर एनडीए सरकार का रास्ता तय हो गया है? दूसरा सवाल, क्या रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे बदलाव के लिए मिल रहा जनादेश है? क्योंकि दोनों तरफ से बात की जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार के सुशासन की वजह से यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, दूसरी तरफ जनादेश दिया जा रहा है सरकार बदलने के लिए, यह भी दावा किया जा रहा है। तीसरा अहम सवाल, क्या महिलाओं को मिले 10,000 नकद और नौजवानों को 2 करोड़ सरकारी नौकरी के वादे की वजह से यह बंपर वोटिंग यहां पर होती हुई नजर आ रही है? तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे मेरे पूरे पैनल से कि आखिरकार उनका क्या एनालिसिस है, उनको क्या लगता है कि आखिरकार ये ज्यादा वोटिंग किस वजह से हुई है? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो करीब करीब 10% का जंप इस वोटिंग प्रतिशत में यहां पर नजर आ रहा है और कुछ कारण हमने भी यहां पर निकाल के रखे हुए हैं, उसके भी ग्राफिक्स पे चलाना चाहूंगा। और आमतौर पर यह दावा किया जा रहा है कि एसआईआर की वजह से जो वोट कटे इसके लिए बेस घटा और जिसके वजह से लोकसभा के मुकाबले परसेंटेज काफी ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े वोटिंग के अगर हम देखें तो वोटर बेस बढ़ा है, तो जिसकी वजह से ये आंकड़े सही नजर आते हैं। दूसरी तरफ यह भी दावा है कि 10,000 रुपए दिए गए, महिला काफी संख्या में बाहर निकली और उसके वजह से भी ये वोटर ज्यादा लग रहा है। और तीसरी अहम बात,
हर 4 में से 1 वोटर बिहार के भीतर 18 से 30 साल की उम्र में है, और जिसके वजह से नौकरियों के वादे के वजह से हो सकता है कि बंपर वोटिंग यहां पर नजर आ रही है। तो ये आंकड़े भी धीरे धीरे बाहर आएंगे, लेकिन यशवंत देशमुख, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये बंपर वोटिंग इतने साल बाद बिहार के भीतर क्यों नजर आ रही है? 3 इसके एस्पेक्ट है एक्चुअली। MY2 की तरह इसको देखना चाहिए। महिला और युवा 2 अलग अलग। महिलाओं का, जैसा कि आपने साहिल, पिछले 3 महीने से हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं का ट्रैक्शन, महिलाओं का वोट शेयर, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है युवाओं के अलावा। ये MY फैक्टर अब मुस्लिम यादव वाला नहीं है, महिलाओं और युवा का है। युवाओं में 2 हिस्से हैं और दोनों ही हिस्सों के लिए दरअसल मुद्दा रोजगार है। एक बात ये समझ लें। हालांकि 2 हिस्सों के जो रिएक्शन है वो अलग अलग है। एक वो है जिसके लिए रोजगार ही मुद्दा है और जिसके लिए सरकारी नौकरी दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है, और उसके ऊपर तेजस्वी यादव का वादा काम कर रहा है, वो उनके लिए निकल के वोट डाल रहा है। दूसरा वो जो कि पलायन कर चुका है या बाहर है या माइग्रेंट है और वापस आया है, जिसको पता है कि सरकारी नौकरी का वादा प्रैक्टिकल नहीं है, उसको ऐसा लगता है, लेकिन वो व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन चाहता है, अच्छा बिहार चाहता है और एक प्रोग्रेसिव एजेंडा ड्रिवन बिहार के कारण उसने दुनिया देखी है। उस युवा ने, चाहे वो देश के अंदर अलग हिस्सों में गया है समृद्ध राज्यों में या देश के बाहर भी, दुनिया देख करके लौटा हुआ वो बिहारी युवा है। उसको प्रशांत किशोर की बात ज्यादा अपील कर रही है। तो महिलाओं का टर्नआउट एक तरफ जो बढ़ा है वो सीधे सीधे नीतीश कुमार जी के अपने पर्सनल अपील के कारण बढ़ा है। और मैं फिर से साफ करना चाहता हूं कि मैं उसे कतई 10,000 वाला टर्नआउट नहीं मानता हूं। 10,000 कोई एक बार की ऐसी जारी की गई ट्रांजैक्शनल स्कीम नहीं है। ये नीतीश कुमार की कंटिन्यूएशन वाली स्कीम है, जिसे आप जनरेशनल पॉलिसी कह सकते हैं। अर्थात जो उन्होंने 25 साल पहले साइकिल, पोशाक, किताबें बांटने से शुरू किया था काम, वो लड़की जो आज माँ बन गई, गृहिणी बन गई, आज की तारीख में एंटरप्रेन्योर बन रही है, 10,000 रुपए में अपना एंटरप्राइज खड़ा करना चाहती है। ये वो जर्नी है, एक वो यात्रा है जिसमें नीतीश कुमार को वो फादर फिगर की तरह देखती हैं, और उसमें किसी पार्टी, किसी और चीज का कोई प्रलोभन वो नहीं है। तो मुस्लिम महिला मतदाताओं का निकलना सीधा सीधा नीतीश कुमार के कारण है, युवा मतदाताओं का निकलना तेजस्वी और प्रशांत किशोर के कारण है। ये इन तीनों चीजों को मिला करके जो है ये टर्नआउट आपको इतना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इस बार नए MY समीकरण की बात की जा रही है। हालांकि महिला वोटर्स की चर्चा 2015 से लगातार होती आ रही है बिहार के नतीजों के बाद में, और देश के स्तर पर भी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स की चर्चा काफी हुई है। लेकिन पिछली बार CSDS का सर्वे कहता है कि महागठबंधन को पड़े महिला वोट और NDA को पड़े महिला वोट, उसमें केवल 1% का फर्क था। यानी भले ही महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में कई जगह पर वोटिंग के लिए बाहर आ रही हो, लेकिन कुल वोट अगर हम देखें तो उसमें NDA और महागठबंधन के बीच में महिला वोटर्स में ज्यादा फासला यहां पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अमिताभ तिवारी, एक दिलचस्प बात यहां पर यशवंत देशमुख कर रहे थे, और मैं युवा वोटर्स के पास एक बार फिर आना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव का वादा और प्रशांत किशोर का प्रचार, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे तो आशुतोष कह रहे थे कि इस बार तो हमने प्रशांत किशोर को डिस्कस ही नहीं किया फर्स्ट फेज केस में। हो सकता है कि आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आशुतोष आपके पास भी आऊंगा उसको लेकर। लेकिन अमिताभ तिवारी, ये जो युवा वोटर है, आमतौर पर यह कैंपेन किया जाता है कि ये 2 करोड़ नौकरियां कितनी प्रैक्टिकल होगी, लेकिन जिसको वादा किया गया है, जिसको उम्मीद है, वो उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं देखता है। वो इस उम्मीद पर भी वोट कर देता है कई बार कि कम से कम नौकरी तो मिलेगी। हमने देखा है कई बार जब महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना की घोषणा की गई थी, तब सवाल उठाए गए थे कि कैसे पैसे देंगे, लेकिन महिलाओं को इससे कोई लेना देना नहीं था, पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज की स्थिति में ये युवा वोटर, क्या इसके वजह से वोटिंग बढ़ी है, ये हम कह सकते हैं, खास करके युवा वोटर, क्योंकि आंकड़ा संख्या बड़ी है, 4 में से 1 वोटर युवा है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया महिलाओं और पुरुषों का डेटा तो रिलीज करता है अलग से, लेकिन एज वाइज डेटा रिलीज नहीं करता। तो ये कहना, जैसे हम महिलाओं के बारे में कहते हैं कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज़्यादा रहता है बिहार में, पिछले 3 चुनावों में रहा है 3 से 5% की संख्या में,
युवाओं के बारे में कोई डेटा इलेक्शन कमीशन तो रिलीज नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर टर्नआउट बढ़ा है और ये माने कि भाई हर वर्ग ने या हर एज ग्रुप ने एक जैसा ही वोट किया है, तब भी टर्नआउट तो बढ़ा ही है। 7 से 8% जो आप कह रहे हैं टर्नआउट बढ़ा है। इसके 2-3 कारण हैं और युवाओं में खास करके 2-3 कारण है। एक तो है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है ये एसेंशियली, मीनिंग कि जो तीनों गठबंधनों या दलों के जो सपोर्टर हैं, और खास करके युवा सपोर्टर, अगर युवाओं की बात करें, उन्हें ये लगता है कि ये चुनाव जो है वो उनका दल या गठबंधन जीत सकता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तीनों ही घटक दल के सपोर्टर्स बड़ी संख्या में निकले हैं। युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं में भी MY है, यानी युवाओं में भी महिला भी है और पुरुष भी है। तो महिलाओं का टर्नआउट अगर युवाओं में बढ़ा है तो उसके अलग कारण हैं जो यशवंत जी ने बताए हैं, ठीक है। और पुरुषों के जो अगर टर्नआउट बढ़ा है तो वो लार्जली अनएम्प्लॉयमेंट और पलायन की वजह से बढ़ा होगा। इसमें हमने देखा है कि जब हमने पुरुषों से पूछा, जब ट्रैकर्स में, तो पुरुषों में युवाओं में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तेजस्वी यादव को यानी RJD को, उसके बाद भाजपा को और उसके बाद जनसुराज पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा था ओपिनियन पोल्स में, ट्रैकर्स में। एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही हम युवा महिलाओं से बात कर रहे थे, उसमें लीड जो है एसेंशियली उस वक्त बीजेपी या NDA को दिख रही थी, अच्छी लीड दिख रही थी, फिर महागठबंधन, और उसमें यानी युवा महिलाओं में जनसुराज का सपोर्ट कम दिख रहा था। हो सकता है प्रोहिबिशन की वजह से वहाँ पर सपोर्ट कम दिखे। तो तीनों ही जो घटक दल हैं उसके सपोर्टर्स बड़ी संख्या में निकले हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये डेटा रिलीज़ नहीं करता है, तो हम लोग ज़रूर इसका आकलन अलग अलग कर सकते हैं। अगर युवाओं में बढ़ चढ़कर के सरकारी नौकरी का जो वादा है वो चला है, तो वो सिर्फ टर्नआउट में नहीं, वो रिजल्ट्स में दिखेगा। देखिए, टर्नआउट का इम्पैक्ट तो रिजल्ट्स में दिखना चाहिए, हम जो भी आकलन कर रहे हैं, करेक्ट, और वो तो हमको 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद एक और आंकड़े में दरअसल रखना चाहता हूं आशुतोष, क्योंकि ये जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है उसके वजह से असर कैसा हुआ है वो जरा देखिएगा। क्योंकि एक ये दावा किया गया कि 121 सीटों पर 2020 में 2,07,09,219 वोट पड़े थे और आज 2025 में 2,42,67,0355 वोट पड़े। यानी अगर हम एवरेज निकाल ले तो कम से कम हर सीट पर करीब करीब 25 से 29,000 वोट ज्यादा इस बार 121 सीटों पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें 2020 के, तो हमें समझ में आता है कि कितनी थिन मार्जिन से कई जगह पर लड़ाई हुई थी और उसमें हार और जीत का फैसला हुआ था। तो ये जो बंपर बढ़ा हुआ वोट यहां पर नजर आता है करीब करीब हर असेंबली सेगमेंट के भीतर, ये क्या कहता है? क्योंकि महिलाओं की बात होगी, युवाओं की बात होगी, लेकिन एक सेंटिमेंट की भी बात होती है। क्या बदलाव की बात रहेगी, या आज की स्थिति में जंगल राज का जो प्रचार है वो चल गया, जिसके वजह से लोग इस बात को लेकर बाहर भी निकले हो सकते हैं कि ये कहने के लिए कि नहीं हमें तो जो सरकार चल रही है उसी को चलने दीजिएगा, हमें दोबारा उस एरा में नहीं लौटना है, और वो पार्टी के सपोर्टर्स वहां पर बाहर निकले होंगे। तो ये भी बातें वहां पर चल रही होंगी आशुतोष। देखिए साहिल, इस पूरी बातचीत में आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से देश के बाहर से गाड़ियों में भर भर के, बसों में भर भर के लोग गए और लोगों ने दिल्ली से अपना वोट कैंसिल करा के बिहार में अपने आप को वोटर बना लिया। क्या ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से वोटरों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है? और अगर ये हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या है? मैं ये दर्शकों के लिए छोड़ देता हूं, दर्शक उसको समझ लेंगे मैं क्या बात कह रहा हूं, क्यों किस बात को कह रहा हूं। देखिए, सारे एनालिसिस आपके बेकार हो जाएंगे। आप उसका जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर आप उसका जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, राकेश सिन्हा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो। लेकिन ऐसे कितने वोटर्स होंगे आशुतोष? उन्होंने तो ट्वीट करके बता दिया कि दिल्ली में भी वोटिंग किया था, बिहार में आकर भी हम वोट कर रहे हैं। देखिए, मैं राकेश सिन्हा जी हमारे अच्छे दोस्त हैं और मैं एक दूसरे को 25-30 साल से जानते हैं। अब ये क्या नैतिक रूप से ये सही है कि आप एक ही साल में पहले दिल्ली में वोट करें, फिर उसके बाद आप बिहार के अंदर वोट करें, और अगली बार फिर आप बिहार से नाम डिलीट करा के आप असम में जाके वोट करें, और असम से नाम को डिलीट करा के फिर आप बंगाल में वोट करें? क्या है? टेक्निकली, लीगली, कानूनी तौर पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता।
क्योंकि आप दो जगह वोटर नहीं है, आपने एक ही जगह वोट किया है, जब किया तो ऑफिशियली आप वहां के वोटर हैं। बट क्या ये नैतिक रूप से सही है? क्या ट्रेनों में भर भर के लोगों को बिहार भेजा गया है, क्या ये सही है? क्या ये वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है? क्या मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, अगर वो वोटर खुद अपने अपने स्तर पर आता तो अपने लिए टिकट कटा के आता। लेकिन खबर तो ये आ रही कि बड़ी संख्या में ट्रेन बुक की गई, बड़ी संख्या में बसेस बुक की गई, और कई ऐसे उदाहरण है जहां एक ही आदमी ने दिल्ली में वोट किया था, वही आदमी जाके बिहार में वोट कर रहा है। तो हमारे आपके सारे विश्लेषण बेकार हो जाएंगे अगर हम जिस तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि बड़ी संख्या में वोटर बम्पर वोटिंग होने का मतलब यह कतई नहीं होता कि लोग हराने के लिए निकल रहे हैं या जिताने के लिए निकल रहे हैं। आप 2005 का उदाहरण है, जबकि 45% वोट पड़ा था, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सरकार बदल गई थी। तो स्थितियां कौन किसका वोटर निकला है ये मोबिलाइजेशन पे डिपेंड करता है और लोगों के अपने उस पर डिपेंड करता है। और बिहार के अंदर पिछले 3-4-5 महीनों से लगातार मोबिलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो SIR के माध्यम से हो, चाहे वो राहुल गांधी के नाम से हो, चाहे वो तेजस्वी के नाम पे हो, चाहे वो PK के नाम पे हो, ये मोबिलाइजेशन है। जहां तक प्रश्न महिलाओं और युवाओं का प्रश्न है, मुझे लगता है ये बहुत ही लेजी जर्नलिज्म है, सिंपल तरीके से चीजों के करने की कोशिश है। अगर युवा वोटर बल्क में वोटिंग कर रहा है और महिला कर रही है तो फिर यह बात हमें नहीं करनी चाहिए कि बिहार के अंदर कास्ट के आधार पर वोटिंग होती। अगर कास्ट के नाम पे वोटिंग होती तो महिला वोटर भी जाति के आधार पर वोट करेगा, युवा भी जाति के आधार पर वोट करेगा। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मेरा अपना ये खास तौर पर मानना यह है कि बिहार के अंदर महिलाएं बड़ी संख्या में नीतीश कुमार को वोट करती आई 2005 से, बल्कि 2010 से आप मान के चले, क्योंकि नीतीश कुमार ने बाकायदा उस वोट महिलाओं को इनग्रेशियस करने की कोशिश की है और उनके लिए काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर जेंडर रेशियो है वो बहुत स्क्यूड है। तो 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। जब CSDS का डेटा कहता है कि पुरुषों में तो पिछली बार आपने देखा कि एब्सोल्यूट नंबर्स पे तो कम ही दिखाई देता है, बिल्कुल। तो महिलाओं के तो ऐसा नहीं कि महिलाओं का जो नंबर है वो पुरुषों को ओवर पावर कर देता है और वो डिसाइसिव हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि महागठबंधन को एज मुझे दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं NDA में थोड़ी सी मुझे एक जिसे कहते हैं हतोत्साहित दिखाई पड़ते हैं लोग। बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप का आपने जो विश्लेषण रखा हुआ है उस पर प्रोफेसर रागी से ही मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हमने मुझे केवल एक ही आपत्ति है, लेजी शब्द का प्रयोग आशुतोष ने किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार को केवल जातिगत समीकरण से देखना ये लेजी जर्नलिज्म है। अगर बिहार में महिला और युवा जातियों के बियॉन्ड जा करके हमको इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम बिहार को नए चश्मे से नए तरीके से नापें, तो ये उनकी अच्छाई है। हमको इस बात के लिए खुला रहना चाहिए। Yashwant, I take back my word. I take back my word, and I'm sorry for this. No, your objection is justified. चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आज राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, इसीलिए जो शब्द बोले गए वो वापस लेने की भी तैयारी यहां पर रखी गई है। संगीत रागी, इसी तर्ज पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आशुतोष ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोबिलाइजेशन के जरिए बाहर से वोटर लाकर यहां पर वोटिंग कराई गई, और जो विश्लेषण यशवंत और अमिताभ तिवारी उनसे बिल्कुल विपरीत अलग एक बात उन्होंने यहां पर रखी हुई है कि जो फैक्टर्स वहां पर एस्टैब्लिश्ड है, जो वादे हैं, दावे हैं, उसके आधार पर वोटिंग नहीं बढ़ी है। तो मोबिलाइजेशन करके जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वो संसाधन होंगे उन्हीं के आधार पर यह मोबिलाइजेशन हुआ है। ये एक नया मामला यहां पर आशुतोष रखने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा पॉलिटिकल कलर है उसमें, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं मेरे ख्याल से, प्रोफेसर रागी। साहिल, कई बार राजनीतिक विश्लेषक अपनी इच्छा को अपने विश्लेषण में ला डालते हैं। उनकी इच्छा जैसी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए या महागठबंधन हार जाए, तो उस अनुसार से अपना विश्लेषण भी थोप देते हैं और फिर वो कह जाते हैं, जैसे पतली गली से निकल करके भागना नहीं होता है, कि मुझे थोड़ा सा लगता है इस पार्टी का एज है, उस पार्टी का एज है। दूसरी बात, मुझे दो विश्लेषक जो हैं जिनको मैं मानता हूं कि उन्होंने सिर्फ शुद्ध डेटा की बात की। यदि हम देशमुख की बात करें तो उनके अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता तो कोई है ही नहीं, और युवा लोग तो उसके पीछे वोट करते ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मोबिलाइजेशन जो है वो दो कारण से हुआ है।
एक तो प्रशांत किशोर के कारण हुआ है और दूसरा आरजेडी के कारण हुआ है, और वोट लगभग जो है युवा स्प्लिट कर गया है। ये कोई भी एक सिंपल बिहार की पॉलिटिक्स को जानने वाला व्यक्ति इसको दरकिनार कर देगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी बात जो आशुतोष ने कहा भर भर करके भेजा जाना, ये भी जानकारी है कि सीमांचल की पार्टियां जो काम कर रही हैं उन्होंने भी भर भर करके यहां से ले जाने हैं। अब उनको कहां से पैसा आता है ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, और वो पहले से भी है। गिरिराज जी ने क्लियरली बता दीजिए ना, वो और पूरे बहुत बिहार सारे की लोगों बात ने भी कर रहे थे, सवाल आप सिर्फ उठाया है। सीमांचल एक पर सेकंड। सीमित हो गए। नहीं अब नहीं, मैं सीमांचल की ही बात नहीं कर रहा हूं। सीमांचल तो एक सिम्टोमेटिक हमने जिक्र किया है, बिहार में भी वो पूरा है, सभी पार्टियों ने मोबिलाइज किया है। सवाल ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि सभी पार्टियों ने, और ये जो लॉ ऑफ द एवरेज जो है ना, होता क्या है कि जैसे गिरिराज जी ने बात बहुत अच्छी कही, हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ाते हैं, हमें इसमें देखना चाहिए कि इस 121 सीट जो है उसके अंदर जो जहां पर बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीता जाता था और बहुत कम मार्जिन से सीट जीता जाता, उसके बीच में अंतर कहीं है क्या, ये हमको जब तक ये डेटा हमको ब्रेकअप नहीं मिल जाता है तब तक हमको इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं बनाते। एक बात और जिक्र कर देना चाहता हूं, बिहार के अंदर महिलाएं खासकर के जो नीतीश कुमार के कारण वो क्लास के रूप में वोट करती हैं, और पुरुष जो है वो कास्ट के रूप में वोट करता है। ये एक सच्चाई है जिसे मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं तो प्रिडोमिनेंट मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपवाद नहीं है और ऐसे नहीं होते हैं। तीसरी बात, कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कास्ट के अंदर मैं इसका जिक्र कर रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि दूसरा कास्ट देख रहा है कि ये कास्ट हमारे कास्ट वाली पार्टी को, हमारे कास्ट वाले कैंडिडेट को नहीं वोट कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ रहा है, और इसका रिपल इंपैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, जो हमें लोकसभा के अंदर भी मिला था और इस विधानसभा के चुनाव में भी बातचीत करने के आधार पर मैं कह रहा हूं। ये मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन ये बता सकता है ये अमुक जाति ने ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस जाति को वोट नहीं कर रहा है, उसका अदर है, तो वो कास्ट के बियॉन्ड चला जा रहा है। ये एक बड़ा नए तरीके का, जिसे हम कहते हैं समीकरण, जातीय समीकरण उभर करके आ रहा है। लोग कास्ट को वोट कर रहे हैं, पार्टियां किनारे लग जा रही हैं, और मुझे लगता है कि सोशल कोएलिशन जो है, फिर मैं कहूंगा, आशुतोष कहेंगे वही बात आपने के कहा, सोशल कोएलिशन स्टैंड्स फॉर द एनडीए। आज के दिन में यदि हम वीआईपी को ले लें, उसके वोटिंग परसेंटेज को ले लें, वीआईपी के वोट को ले लें, और जो रामविलास पासवान जी की बेटे चिराग पासवान की पार्टी को ले लें, तो क्लियर मैंडेट जो है मुझे रह सकता है। ये अर्थमेटिक है, मैं फिर कह रहा हूं ये अर्थमेटिक है। वो तो अभी तो एनडीए के पक्ष में अर्थमेटिक पे जा रहे हैं, बाकी 14 के बारे में हम जरूर इसका, लेकिन चुनाव में कई बार केमिस्ट्री भी काम कर जाती है, और ये केमिस्ट्री कई बार अर्थमेटिक पर भारी भी पड़ जाती है। आशुतोष आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आज देखी गई, मैंने इसीलिए, हाँ जी जी जी, हाँ, मैंने इसीलिए कहा कि ये कहना बड़ा बहुत आज के दिन में बहुत डिफिकल्ट है कि जो है वो मतदान यदि बढ़ रहा है तो एनडीए जीत नहीं रही है और महागठबंधन का एज है। मुझे लगता है कि ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ले बड़ी दिलचस्प बात है कि आशुतोष और संगीत रागी आज करीब करीब एक ही बात कह रहे थे, सिर्फ लास्ट लाइन छोड़ के, क्योंकि यहां पर एमजीबी को गठबंधन उनको एज मिलता हुआ आशुतोष कह रहे हैं और रागी कह रहे हैं कि एनडीए को शायद थोड़ा सा एज हो सकता है। आशुतोष आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा, क्योंकि एक और एक फैक्टर पर आवाज नहीं आ रही, आपकी ऑडियो म्यूट है। आप देखिए साहिल, जो बात आप म्यूट है, अभी भी आप म्यूट है। हाँ, जो बात मैं कहना चाहता था वो दरअसल इतनी सी बात यह है कि पॉलिटिकल अगर आप देखें तो मैं संगीत रागी की इस बात से सहमत हूं कि जो कास्ट अलायंस है वो एनडीए के पास बहुत पावरफुल है और तकरीबन 45% का वोट शेयर लेके दिखाई पड़ता है, लेकिन जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो बहुत कमजोर है।
उसमें जेडीयू बनाम बीजेपी बनाम चिराग पासवान बनाम उपेंद्र कुशवाहा बनाम जीतन राम मांझी। तो ये पूरी तरीके जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री उस तरीके से स्ट्रांग नहीं होने की वजह से वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और फिर जो महागठबंधन का जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री और जो अरिथमेटिक है वहां पे आके टिक जाता है। इसलिए लड़ाई जबरदस्त मैं मानता हूं। ठीक है, और यही बड़ी दिलचस्प बात है बिहार में, क्योंकि यहां पर किसी भी एक पार्टी का इस तरीके से जोर नहीं है कि अपने बलबूते पर वो पूरी तरीके से यहां पर चुनाव जीत सके। संगीत रागी जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद विनोद जी के पास चलूंगा मैं। राहुल गांधी और तेजस्वी एक साथ सभा नहीं कर पाते हैं। सीटों पर उनका 11 सीटों पर वो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इसके बावजूद केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। और इधर एनडीए सब अलग अलग सीटों पर लड़ गए, एक साथ मैनिफेस्टो जारी करते हैं, चुनाव साथ साथ सभा कर रहे हैं, तो यहां पर केमिस्ट्री खराब है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था हमारी जैसी इच्छा होती है, कई बार विश्लेषण हम किसकी केमिस्ट्री ज्यादा खराब है उस पर भी हो सकता है कि निर्भर होगा आउटकम क्या निकलेगा इस पूरे चुनाव का। लेकिन विनोद जी, एक क्षण के लिए क्या हम ये सोच नहीं सकते आज की स्थिति में कि जो चुनावी सोप्स दिए गए, जो वादे किए गए, क्योंकि कई रिपोर्ट यहां भी इस तरीके से आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि भाई 2 करोड़ जॉब्स दिए जाएंगे, कम से कम नौकरी तो मिलेगी। कैसे मिलेगी उसकी प्रैक्टिकलिटी में शायद कोई जाना नहीं चाहता। 10,000 रुपए अगर खाते में आए हैं तो कम से कम पैसे आए हुए हैं। और ये लाइंस जो कास्ट की लाइंस है, उन सेक्टर्स में अगर युवा और महिलाओं को हम अलग तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं उसको भेद कर सकती है क्या? क्या एक क्षण के लिए हम बिहार जैसे राज्य में इसके बारे में सोच सकते हैं क्या, जिसकी वजह से ये बड़ी हुई वोटिंग यहां पर नजर आती है? नहीं साहिल, ये जो वादे हैं ये तोड़ते हैं कास्ट लाइन को, लेकिन कितना तोड़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ते हैं। मैं आपको 2015 का एक उदाहरण बताता हूँ। 2015 में जब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं बिहार में घूम रहा था और मैं भूमियारों के एक गाँव में था। वहां सारे पुरुष जो है एनडीए के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जब हमने महिलाओं से अलग से बात की तो उन्होंने कहा हम तो नीतीश जी के साथ हैं। और फिर उन्होंने पूरा गिनाना शुरू किया, साइकिल से लेकर के और जो महिला आरक्षण और जो सूप्स महिलाओं को दिए गए थे, जो योजनाएं थी। तो कई बार कास्ट लाइन टूटती है, ऐसा नहीं टूटती है, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर टूटती है कास्ट लाइन? क्या जो वर्ग एनडीए के वोटर नहीं है, क्या उनकी महिलाओं ने इस बार एनडीए को वोट दिया है? क्या मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है? क्या यादव महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है? क्या अन्य जो वर्ग है, जो इसके महागठबंधन के वोटर हैं, उन्होंने बीजेपी या एनडीए के लिए वोट किया है? कास्ट लाइन से तोड़ करके इतना ज्यादा प्रभाव हो गया है। या युवाओं की बात करें, या सवर्णों के जो युवा है उन्होंने महागठबंधन के लिए वोट किया है, या दूसरे जो दलित जातियां हैं, दलितों के और ईबीसी के युवा है, उन्होंने महागठबंधन के लिए वोट किया है। इसका विश्लेषण अगर सही ढंग से यशवंत जी और अमिताभ जी करते हैं तब कुछ हम लोग नतीजा निकाल सकते हैं। लेकिन एक अभी भाजपा के बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा भाई ये बताइए, काफी बड़ा नेता है शीर्ष स्तर के, जो तो 3-4 नेता है उनमें से एक है वो, उन्होंने कहा ये बताइए ये कैसे आपको पता लगता है किस महिला ने किसको वोट दिया? जो आप लोग निकाल देते हो कि 70% महिलाओं ने इसको वोट दिया, 30% महिलाओं ने इसको वोट दिया, अंदर तो महिला किसको वोट देगी आपको कैसे पता लगता है? तो मैंने कहा कि भाई वो बात करके पता लगता है। बोले नहीं, ये सब आप लोगों के आंकड़े हैं। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बताना मुश्किल है कि महिलाओं का कितना वोट किसको मिला या युवाओं का वोट कितना मिला। महिलाओं में तो आप जेंडर निकाल सकते हैं कि भाई जो है क्लियर डिवीजन होता है, जिससे पता लग जाता है कि परसेंटेज में किसका परसेंटेज ज्यादा हुआ। लेकिन युवाओं का तो पुरुषों के खाते में जाता है, इसलिए कितना वोट पड़ा युवाओं का, जैसा चुनाव आयोग कोई आंकड़ा नहीं देता, क्योंकि युवा की उम्र को ही लेके वो है। मेरा मानना है जो वोट ये बढ़ा है 8 से 10% के आसपास, ये कहीं ना कहीं इसमें 2-3 फैक्टर्स है। एक फैक्टर तो निश्चित रूप से 10,000 की योजना और युवाओं का रोजगार का जो नौकरियों का मुद्दा है वो है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अक्रॉस द बिहार पिछले लगातार 3 साल 2.5 साल से तो प्रशांत किशोर कर रहे थे, उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, फिर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा, और उसके जवाब में एनडीए ने भी अपना जो मोबिलाइजेशन किया, वो सारा जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वोट परसेंटेज इतना बढ़ा है। और छठ के कारण लोग घर पहुंचे, उन्होंने कहा 2 दिन छुट्टी और बढ़ाओ, चुनाव में वोट डालो। एक बात में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि सेशन से पहले मतदान केंद्रों तक सारी पार्टियां अपनी सवारियां देती थी लोगों को पहुंचाने के लिए, बैलगाड़ी, तांगा, रिक्शा, मोटर, बस, जो भी उपलब्ध होता था।
स्टेशन ने इसको रोका। क्या अब रेलगाड़ियों में अगर लोग भेजे जा रहे हैं और जैसा कि सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं और पार्टियां टिकट दे रही हैं उनको, जो रागी जी भी कह रहे हैं सीमांचल में भेजे जा रहे हैं, आशुतोष कह रहे हैं, हमने भी देखा है, तो क्या चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा? क्या ये भी वोटरों को लुभाने की कोशिश है कि आप वोटर वोट डालने के लिए रेलगाड़ियों में विशेष रेलगाड़ियां चलाएं और टिकट लेके भेजें? और आप बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन की सोच रखे हुए हैं विनोद जी। ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं कि चुनावी शोक को लेकर भी चुनाव आयोग बात करता है, इस तरीके से भी आप पूछ रहे हैं। लेकिन मोबिलाइजेशन तो राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी और ये पॉलिटिकल रियलिटी है। भारत जैसे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो ये पॉलिटिकल रियलिटी है आज की स्थिति में। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये तीनों के बातचीत में निकल कर आ रहा है, यशवंत और अमिताभ, आप दोनों के पास मैं इसको लेकर आना चाहूंगा कि क्या कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है कि सोशल जस्टिस से उठकर या जातिगत एक दूसरे के खिलाफ जो भावना है उससे उठकर जो रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या है उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं सोचना शुरू कर देते, खास करके उस राज्य में जहां पर सभी उम्मीदें उनकी हर सरकार से टूट चुकी है। तो अगर कोई नया बड़ा फैसला उनके सामने आता है, नया कोई बड़ा वादा उनके सामने आता है, तो क्या उसके बारे में सोचा जा सकता है? ये एक बात सोचना बहुत जरूरी होगा और उसी को लेकर यशवंत और अमिताभ तिवारी मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एक नंबर में लोगों के सामने रखना चाहूंगा। हमारे स्टोरी में भी हमने वो दिखाया था कि क्या सचमुच में वोट प्रतिशत इतनी संख्या में जब बदल जाता है, घटता है या बढ़ता है, तो क्या उसका असर चुनाव के परिणाम पर होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि जब चुनाव में के बाद सरकारें बदली है, वो कब बदली है वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो 1962 में 44.5% वोटिंग हुआ था विधानसभा के भीतर, और तब तो बिहार बहुत बड़ा था, बिहार झारखंड एक ही राज्य था और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 67 में जब 51.5% यानी ऑलमोस्ट 7% वोट जब बढ़ा, ज्यादा पड़ा, तब संयुक्त विधायक दल की सरकार वहां पर बनी और कांग्रेस पहली बार बिहार के भीतर गैर कांग्रेसी सरकार वहां पर बनी हुई नजर आई थी। उसके बाद 1977 में 50.5% वोटिंग हुई थी जब जनता पार्टी की सत्ता वहां पर आई थी। और उसके बाद 1980 में ना जात पर ना पात पर, इस बार वोट हाथ पर ये चुनाव प्रचार हुआ था इंदिरा कांग्रेस की तरफ से और उसमें 57.3% वोटिंग हुआ था, यानी करीब करीब अगेन 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस की सरकार वहां पर हुई थी। सत्ता का बदलाव वहां पर देखा गया था। उसके बाद 1985 में 56.3% वोटिंग हुई थी और उसके बाद 1990 में 5.8% से बढ़कर वोटिंग, करीब 6% वोटिंग बढ़कर 62% वोटिंग हुई थी। और तब पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के भीतर मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि पूरी मेजॉरिटी की सरकार उनकी नहीं थी, लेकिन फिर भी सत्ता में बदलाव हुआ था। कांग्रेस उसके बाद जो सिमट गई बिहार के भीतर, वो अभी भी उनकी हालत वहीं पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरे भी उदाहरण है कि जहां पर वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन फिर भी सत्ता में बदलाव नहीं हुआ है। 2010 का सबसे बड़ा उदाहरण है, तब तो बम्पर सीटें मिली थी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी को। 2015 में सत्ता बदल, हम इसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, ये बड़ी अलग बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री वहां पर बने थे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव को साथ में लेकर। और 2020 में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, तब एक बार फिर 0.7% वोट प्रतिशत से बढ़ा था, बहुत मार्जिनल वोट प्रतिशत वहां पर बढ़ा था। लेकिन यशवंत, ये सारी चीज देखते हुए और जो बात मैंने आप इसके पहले या आंकड़े रखने के पहले पूछी थी, क्या बिहार जैसे राज्य में आज ये स्थिति पैदा हुई है इतने साल के बाद में कि कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ठीक है जो भी जातिगत समीकरण होगा वो होगा, लेकिन उसके अलावा भी इस बातों पर भी वोट होना चाहिए, इसको देखकर एक उम्मीद के लिए हम वोट कर सकते हैं? साहिल, मैं तो ये मानना चाहूंगा और ये मानना इसलिए चाहूंगा क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं। जब मुद्दों की बात होती है और असली दिक्कतों की बात होती है, उस पर जनता बात कर रही है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि जातिगत व्यवस्था या जातिगत कैलकुलेशन ये भारत की राजनीति का हिस्सा नहीं है। मुझे आपत्ति केवल इस बात की है कि जब उसमें बिहार को या उत्तर प्रदेश को छांट लिया जाता है और कई सारे प्रोग्रेसिव अमीर राज्यों को माना जाता है कि जैसे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के वही अकेले धुरंधर हैं। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, सभी जगहों पर उतनी ही जातिगत राजनीति होती रही है जितना हिंदी पट्टी के राज्यों में जातिगत राजनीति होती रही है। मुझे पहली आपत्ति उस पर है। दूसरी चीज कि हाँ, ये बात सच है। उसमें करेक्शन रखना चाहूंगा यशवंत,
एक छोटा सा करेक्शन मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र चुनाव के समय पे इस पर काफी चर्चा की है। एक बड़ी दिलचस्प बात बिहार में दिखाई देती है कि बिहार में फ्लोटिंग वोटर नजर नहीं आता, कि जो वोटर मुद्दों के आधार पर या उस वक्त की स्थिति के आधार पर अपना वोट बदल सके, पिछले चुनाव में और अगले चुनाव में। फिक्स्ड वोटिंग हमने गुजरात बिहार के भीतर खास करके देखी हुई है 2010 के बाद में। इसके वजह से यह सवाल बार बार उठता रहा। नहीं, उसका बहुत स्पष्ट कारण है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि अगर आप 80 के दशक की राजनीति के बाद बिहार को देखेंगे तो पहला ध्रुवीकरण तो वहां पे मौलिक रूप से आप देखिए वहां पे धार्मिक हुआ था, जब रथ यात्रा रोकी गई और उसके बाद का। लेकिन उसके बाद में धार्मिक ध्रुवीकरण के बाद में कास्ट का ध्रुवीकरण दरअसल लालू जी के राज्य के साथ में स्थापित हुआ, क्योंकि वो एक जिस तरीके का राज वो चला, उसमें एक हिस्सा ऐसा बन गया बिहार का जो वो ये कहता है कि कुछ भी हो जाए हम वो वापस नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में फ्लोटिंग वोटर की जब गुंजाइश कम होती जाती है। दूसरी तरफ एंटी बीजेपी वाला एक वोट बैंक है जो वो कहता है कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को नहीं चाहते। तो स्वाभाविक सी बात है कि बीच में फ्लोटिंग वोटर, उसमें केवल एक ही व्यक्ति रह गया और उसका वोट रह गया, जिसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं उस तरफ सत्ता चली जाती है, क्योंकि वो अपने साथ अपना फ्लोटिंग वोटर लेके जाते हैं। एक आपके आंकड़ों के ऊपर मेरी एक जो समझ कहती है, आपने भी बहुत अच्छा आकलन दिखाया। तीन चुनाव आपने नीतीश कुमार के पहले के दिखाए और नीतीश कुमार के बाद के दिखाए। 3 जगह पे एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट आया टर्नआउट बढ़ने से, और 3 जगह पे प्रो इनकम्बेंट वर्डिक्ट आया। अंतर साहिल उसमें यह है, पहले जो 3 एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट थे उसमें कोई भी जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं था, जबकि बाद वाले 3 में भरा पूरा जेंडर डिफरेंशिएशन था। और एक आंकड़ा जो कि ट्रैकर में हम लोग पहले दे चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं उस चीज को। पहले वाले 5 साल पहले वाले में, जैसा आशुतोष कह रहे थे कि भाई महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, लेकिन ऐसा कोई ज्यादा वोट नहीं दिया कि बहुत बड़ा गैप हो गया हो, 1-2% का ही गैप था। ये बात सच है आशुतोष। लेकिन ट्रैकर में हम लोग को यह भी लगातार दिख रहा था कि इस बार पुरुषों में 3 से 4% की लीड तेजस्वी यादव की साफ दिख रही थी, लेकिन महिलाओं में ट्रैकर जब हम लोग ने अंतिम छोड़ा उस समय 7-8% की लीड नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रही थी। मेरे ख्याल से इतना बड़ा जेंडर गैप, टर्नआउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं पसंदगी और इंटेंट की बात कर रहा हूं। टर्नआउट का तो जो गैप है वो अपनी जगह पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अंत में बराबरी का ही 1 करोड़ 22 लाख पुरुष और 1 करोड़ 22 लाख महिलाएं ही पड़ी हैं, क्योंकि जो स्क्यूड जेंडर रेशियो है उसके कारण। लेकिन जो जेंडर वोटिंग या जेंडर प्रेफरेंस का जो गैप है वो इस बार पहले से बहुत अलग है, हट के है। तो मुझे लगता है कि इस देश में पूरे सभी राज्यों में आगे पीछे आपको ऐसी राजनीति कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिखेगी जहां महिला और युवा, ये 2 वोट बैंक, ये जातिगत और धार्मिक उसके थोड़ा सा बियॉन्ड हट के नेताओं को सोचने पे विवश होना पड़ेगा। ये ऐसा मुझे लगता है। ये इस चुनाव से हमें पता लगेगा कि ये बात सच है कि नहीं है। इन रिजल्ट से हमको ये दिशा पता लग जाएगी। ठीक है, अमिताभ तिवारी। नहीं, देखिए, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता कि कुछ लोगों का मानना है कि 80-90% जातिगत वोटिंग होती है बिहार में, जाति के आधार पे 80-90% लोग वोट करते हैं। आई थिंक ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। अगर मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा परसेप्टेबल रिसर्च तो नहीं याद आता है, लेकिन अगर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के रिसर्च पे भी चलेंगे तो लगभग 57% लोग अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब है कि 43% यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुद्दे, इश्यूज, बेनिफिशियरी स्टेटस, लीडरशिप, इन सब विकास, इन सब चीज़ों पर वोट करता है। युवा, महिला, ये इन लोगों में ज़्यादा हमको दिखता ही है। कास्ट न्यूट्रल बिहेवियर ज़्यादा दिखता है। वो मुद्दे या फिर अपने बेनिफिशियरी स्टेटस या स्कीम से ज़्यादा आकर्षित होकर के किसी एक दल की तरफ उनका झुकाव हो सकता है। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है और हाई टर्नआउट के बाद भी महिलाओं का जो ओवरऑल वोटर नंबर है यानी वोट्स कास्ट है वो पुरुषों से कम है, तो इस बार हो सकता है कि ज़्यादा हो या फिर बराबर के आसपास हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये देखने वाली होती है कि जहाँ पर महिलाओं का टर्नआउट पिछले चुनाव के कंपैरिजन में पुरुषों के टर्नआउट के कंपैरिजन में बढ़ता है, यानी पिछली बार 167 सीट्स पर
ऐसी सिचुएशन थी जहां महिलाओं का जो टर्नआउट था वो 2015 के चुनाव के कंपैरिजन में ज्यादा था पुरुषों के तुलना में। वहां पर 99 सीट्स पर एनडीए जीती थी और जहां 76 सीट्स पर जहां पुरुषों का टर्नआउट महिलाओं के टर्नआउट से ज्यादा था 2015 के कंपैरिजन में, वहां पर महागठबंधन की लीड थी। यानी अभी जो यशवंत जी कह रहे थे, क्लियर कट एक ट्रेंड दिख रहा है कि पुरुषों में शायद महागठबंधन को पिछली बार भी ज्यादा सपोर्ट था, वो डेटा में भी है 2% ज्यादा सपोर्ट था, और महिलाओं में एनडीए को ज्यादा सपोर्ट था। तो इस बार देखना पड़ेगा। संगीत रागी जल्दी से अरे 1% 2% उस वक्त चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। साहिल एक चीज जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि कास्ट वोटिंग का, तो आप दो पैटर्न आप पर मुझे लगता है कि जो चुनाव विश्लेषक हैं उनको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। सवर्णों के अंदर आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कंसोलिडेटेड जो है वो कास्ट वोटिंग होती है। गांव में यदि आप जाएंगे तो पुरवारी पट्टी और पिछवारी पट्टी दोनों के बीच में आपको डिवाइड मिलेगा। ये बात जो है वो जिसे आप दलित सेक्शन कहते हैं या ओबीसी सेक्शन कहते हैं, उसमें थोड़ा रिलेटिवली कम देखा जाता है। इसलिए इसका मैं इसलिए कहता हूं कि इसका असर चुनाव पर पड़ता है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। जिसके बारे में अभी तिवारी जी कह रहे थे कि वो डिवाइडेड होता है। कुल मिलाकर इसको लेकर संगीत रागी जी माफ करिए, मेरा समय खत्म हो गया है आज कार्यक्रम का, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ नजर आ रही है कि नए फैक्टर्स उभर कर सामने आ रहे हैं कि जिसके वजह से हो सकता है कि वोटिंग यहां पर बढ़ी हो। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल